संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हूँ, इंट्रोडक्शन तो रोजे देता हूँ, आज सीधा काम पे आ जाता हूँ और शुरू करता हूँ। भाई इंट्रोडक्शन कब तक सुन सुन के याद हो गई हुई। तो पहला जो न्यूज़ है, हिंदी में आ रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, इस मुहिम के बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से एक चर्चा में ये कहा था कि सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये उसी पहल का एक नतीजा या एक परिणाम दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है, पुलिस के मित्र। कौन हो सकते हैं ये लोग? आप और हम ही हो सकते हैं। यानी समाज का वो वर्ग जो जिम्मेदार नागरिक कहलाना चाहता है और अपने आसपास हो रही घटनाओं पे नजर रखता है। मैं यहाँ उन पड़ोसियों या उन खास प्रजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके घर पे नजर रखते हैं। हाँ, क्राइम वगैरह पे नजर रखता है या चाहता है कि उसके बारे में पुलिस को जानकारी दे सके। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इसका नाम रखा गया है। शुरुआती चरण में इससे चालू किया जाएगा रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से, और फिर उसकी सफलता तय करेगी कि बाकी जिलों में से शुरू किया जाए या नहीं। तो इसमें होना क्या है बेसिकली, इसमें शहर के जो भी सम्मानीय लोग हैं वो जुड़ सकेंगे, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो जुड़ सकेगा। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उनका। जुड़ने के लिए क्या करना होगा भाई? सीजी पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, इसका फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म लीजिए, अपना एक बायोडाटा तैयार करिए, जाहिर सी बात है तस्वीर के साथ, और उसको मेल कर देना है। मेल किस में करना है? फ्रेंड्स ऑफ पुलिस 2020@gmail.com पे आप ये भेजें और उसके बाद आपको बकायदा चुना गया नहीं चुना गया इसका कंफर्मेशन आएगा। यदि आप फ्रेंड्स ऑफ पुलिस चुन लिए जाते हैं तो आप पुलिस के लिए कार्य करने लगेंगे। वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करेंगे। किसी भी तरह के अपराध की सूचना अगर आपको पता चलती है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या संदिग्ध है, तो आप वो सूचना दे पाएंगे जिस पर पुलिस कार्यवाही कर सकेगी। फिर चाहे वो किसी की गुमशुदगी हो, अपहरण हो, हत्या हो, लूट हो, किसी भी तरह के मामले की प्राथमिकी जो है वो आप पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही साथ इसमें वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पुलिस के साथ जुड़ करके आपको उनकी क्रियाविधि समझने का मौका भी मिलेगा और कैसे इस योजना को बेहतर चलाया जा सकता है ये भी सिखाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये योजना रंग लाए और आप और हम जैसे नागरिक सीजी पुलिस के साथ जुड़कर हमारे प्रदेश को अपराध मुक्त बना दे। वैसे तो वो टूथपेस्ट का एक ऐड आता है ना, कितना भी आप टूथपेस्ट लगा लो वो एक कीटाणु रह ही जाता है। अपराध का भी वही हाल है, मानसिकता का फेर है ना। लोगों की मानसिकता अपराधी वाली होगी तो क्या कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। अच्छा, एक चीज मैं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस पे बात करते हुए मुझे एक आंकड़ा मिला, एक डाटा मिला, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ये शायद पीएससी के लिए जरूरी नहीं हो, लेकिन आपको ये आंकड़े जो हैं जरूर जानने चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने किसी भी क्षेत्र के अपराधों और वहां रह रहे नागरिकों की संख्या के आधार पर आवश्यक पुलिस कर्मियों की संख्या का एक सर्वे किया था, एक अध्ययन किया था कि कितनी की जनसंख्या पर कितने पुलिसकर्मी स्थिति को संभाल सकते हैं या अपराधों पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो उन्होंने तय पाया कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 222 पुलिस वाले होने जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ऑफ पुलिस योजना की, तो ये संभव हो सकेगा अगर इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जाए तो। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस योजना की भारत को क्यों जरूरत है इसलिए भी समझिए। अभी तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, लेकिन भारत भर में ये योजना चलनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर मात्र और मात्र 144 व्यक्ति मौजूद हैं जो पुलिसकर्मी हैं। सोचिए 222 होने चाहिए थे, हमारे यहां मौजूद है भारत में 144। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी के हिसाब से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 2,55,00,000 की लगभग जो आबादी है, उसके पीछे मात्र 70,000 का पुलिस बल या उतने की पुलिस बल संख्या मौजूद है। तो भाई हमारे लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज। आरक्षण लागू करने के लिए या आरक्षण नीति लागू करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? तो अभी आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण और सुवर्ण आरक्षण को लेकर बहुत बात हो रही है। इसमें जो भी लाभार्थी होंगे उनको चुनने के लिए राशन कार्ड को आधार बनाया जाएगा, ये तय किया गया है। यानी राशन कार्ड में जिनके नाम दर्ज हैं, और ये माना जाता है कि राशन कार्ड बहुत सटीक जानकारी पर बेस्ड होता है, और इसलिए भाई राशन कार्ड को आधार मानकर एक सर्वे किया जाएगा, जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि कितने लोग आरक्षण की सुविधा का लाभ लेने के योग्य होंगे। तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 27% दिया जाना है, पहले 14% था, उससे बढ़कर 27%। और इसी के साथ सुवर्ण आबादी में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं
उन्हें 10% का आरक्षण भी दिया जाना है। तो इनकी पहचान राशन कार्ड के आधार पर ही होगी। ये काम अब युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। फिर बात करते हैं रायपुर जगदलपुर हैदराबाद विमान सेवा की। तो भाई आपको पता है आज का दिन यानी 21 सितंबर का दिन इस विमान सेवा को शुरू कर दिया गया। एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया और अब विमान सेवा रायपुर से जगदलपुर, जगदलपुर से हैदराबाद के लिए उड़ सकेगी। ये हैदराबाद के लिए चालू होने वाली पहली बार सेवा है जगदलपुर से हैदराबाद को। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उड़ान योजना का हिस्सा होगा, यानी उड़े देश का आम नागरिक इस योजना का हिस्सा होगा। और अगर मैं किराए की बात करूं, वैसे तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप जगदलपुर से रायपुर उड़ान भरते हैं तो 1270 रुपए, और यदि आप जगदलपुर से हैदराबाद की उड़ान भरते हैं तो 1405 रुपए इसका टिकट मूल्य रखा गया है। वहां से शुरू होगा और फिर आगे अलग अलग क्लास होती है सीट की। खैर, तो ये जो उड़ान सेवा है वो कौन सी कंपनी दे रही है, ये आपसे पूछ सकता है। तो अलायंस एयर नाम है। ये अलायंस एयर इंडिया की ही एक कंपनी है, सहायक कंपनी। ये तो पता ही है आपको। 72 सीटों का ये विमान होगा जो लगातार अब उड़ान भरेगा। वैसे भुवनेश्वर को भी जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उड़ान योजना को शुरू किया था तब भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट चलाने की बात आई थी, लेकिन ये काम नहीं कर पाया, वर्क आउट नहीं हुआ। तो भाई देखें, अब ये योजना सही काम करती रहे और आप भी जगदलपुर से रायपुर और रायपुर से हैदराबाद तक की उड़ान भरें, सेफ जर्नी करते हुए। फिर बात करते हैं हवाई अड्डे पे बात निकली तो चकरभाटा हवाई अड्डा फिर चर्चे में आ गया। चकरभाटा हवाई अड्डा यानी बिलासपुर वाला हवाई अड्डा। भाई नाम रखने की बात निकल आई थी और मां महामाया के नाम पर चकरभाटा हवाई अड्डे का नाम रखने के एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अभी एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सर्व आदिवासी समाज जो है वो चाहता है कि इस हवाई अड्डे का नाम वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा जाए। जो लोग वीर गुंडाधुर जी को नहीं जानते, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा माने जा सकते हैं। भूमकाल विद्रोह से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह, जिसको धरती का कंपन कहते हैं या बस्तर की सबसे बड़ी जन क्रांति में से एक माना जाता है। तो अब ये मांग रखी गई है, देखें कौन सी मांग स्वीकार होती है, मां महामाया वाली या फिर गुंडाधुर जी वाली। स्वीकार जो भी हो, पहले ये एयरपोर्ट बन तो जाए। इस एयरपोर्ट के पास अभी भी जमीन की कमी हो रही है और वहां के जो निर्माता है, एयरपोर्ट का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है, उसने भाई अब मांग की है कि 100 एकड़ कम से कम जमीन और मिलनी चाहिए। एक और बात इसमें समझिए, इस योजना में एक और बात जो सामने निकल करके आई है वो ये है कि यहाँ चकरभाटा में 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी रनवे या हवाई पट्टी मौजूद है। जबकि अगर हम बड़े विमान का संचालन यहां से करना चाहें, जैसे आप 72 सीटर से अधिक वाली सीट संख्या वाला विमान संचालित करना चाहें तो आपको कम से कम 2300 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी रनवे की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है और जगह भी इतनी पर्याप्त नहीं है। वैसे तो अभी यहाँ की बाउंड्री वॉल ही बन करके तैयार नहीं हुई है, तो एक समस्या तो ये भी बनी हुई है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज को देखें तो फ्लाई बिग, भाई विमान सेवा से पीछा ही नहीं छूट रहा है। फ्लाई बिग ये एक विमानन कंपनी है जो अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय होगी और चौथी बड़ी ऐसी विमान कंपनी हो जाएगी जो छत्तीसगढ़ से अपनी सेवाएं देगी। फ्लाई बिग की फ्लाइट जो है वो नवंबर से प्रारंभ हो रही है। इंदौर, भोपाल और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करेगी रायपुर से, यानी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी इंदौर को, भोपाल को और अहमदाबाद को। यह भी जानना जरूरी होगा कि छत्तीसगढ़ में इंडिगो, एयर इंडिया और उसकी शाखा अलायंस एयर के अलावा विस्तारा एयरलाइन ऑलरेडी संचालित हो रही है, यानी 3 पहले से थी और अब चौथे के रूप में आप याद करेंगे किसे, फ्लाई बिग। ऐसा नहीं है कि इससे पहले और सेवाएं नहीं थी, लेकिन वर्तमान में अब 4 हो जाएंगी, बाकी सबका संचालन बंद हो चुका है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बात करते हैं छबिलाल पटेल कमेटी पर। छबिलाल पटेल जी बिलासपुर जिला और सेशन कोर्ट के रिटायर हो चुके या सेवानिवृत्त हो चुके जज साहब है, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का उद्देश्य था छत्तीसगढ़ में लागू किए जा रहे आरक्षण पर कैसे प्रभावी रूप से उसे लागू किया जा सकता है पर विचार करना। अब इस स्थिति को समझते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ते बढ़ते 82% तक पहुंच गई है, जबकि संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो भाई ऐसी स्थिति में किस तरह से ये लागू किया जा सकता है, या क्या इसमें पेच जो है उसे सॉल्व किया जाए, जो फंसा हुआ एक मामला है उसे कैसे सॉल्व किया जा सके, उस पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को तो अगर हम समझें तो एसटी आरक्षण 32% है, एससी आरक्षण 13% है, पहले 12 था, 1% बढ़ा करके 13%, ओबीसी आरक्षण 27% होगा 14% से बढ़ाकर, और जनरल वर्ग के जो सुवर्ण वर्ग यानी के जो निम्न आय वाले हैं, कम आय वाले हैं, उनमें 10% आरक्षण दिए जाने की बात की जा रही है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो आरक्षण 82% तक पहुंच जाता है, और भाई इस राज्य के लिए आरक्षण की सीमा कुछ ज्यादा ही पार कर जाएगी। अगर ऐसा हो तो फिर इसी पर विचार करेगी ये कमेटी। कमेटी 1 साल पहले ही बना दी गई थी। देखें, अब राशन कार्ड का जो आंकड़ा है वो इकट्ठा किया जा रहा है, और इससे पता चला है कि प्रदेश में 66,73,133 राशन कार्ड बन चुके हैं, जिनमें अगर ओबीसी, क्योंकि अभी मामला ओबीसी और ये जनरल वाला पे फंसा हुआ है, तो ओबीसी जो है इस पूरे राशन कार्ड की संख्या में 47.75% ओबीसी जनसंख्या का राशन कार्ड है, जबकि 8.18% जनरल वर्ग या सामान्य वर्ग का राशन कार्ड है। अगर आंकड़ों को ठीक ठाक बनाया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि 11 से 12% तक हो सकता है जनरल वर्ग का राशन कार्ड। आपको याद ही होगा, हर परिवार के लिए राशन कार्ड बनाए जाने की योजना हुई थी, और इसी पर सदन पे एक चर्चा भी हो रही थी, और जिसमें कहा गया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है, तो वो भी बनवा करके दिया जाएगा, ऐसी बातें निकल करके आई। तो ये फनी मूवमेंट होते रहते हैं राजनीति में। आप भी समझिए ये कितना जरूरी होने वाला है अब हमारे प्रदेश के लिए। इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आगे वक्त बताएगा। फिर बात करते हैं 2 अक्टूबर 2020 की। 2 अक्टूबर 2020 यानी महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। भाई 2020 को पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमें सेलिब्रेट तो करना होता है। तो पिछले साल इस अवसर पर 5 बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई थी। इस साल चूंकि कोरोना है तो समारोह को बहुत छोटा रखा जाएगा, और समारोह की थीम वही है जो पिछले बार भी थी, यानी सुराजी ग्राम की अवधारणा पर इस साल का समारोह होगा। पिछले साल 5 बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई थी, जो कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, उसके अलावा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सार्वभौमिक पीडीएस यानी कि यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, और सीएम वार्ड कार्यालय योजना। ये सारी योजना शुरू की गई थी पिछले साल यानी 2019 2 अक्टूबर के दिन। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लेकर के ये समाचार है। वैसे मेरे मोहल्ले में बहुत सारे जीव जंतु आपस में भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो शायद शोर आ जाए तो इग्नोर करिएगा, और पढ़ लेते हैं हम। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जगह जो है वो तितली पार्क के रूप में जानी जाती है। 1 मिनट मुझे दे ही दीजिए ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। 1 मिनट। ठीक है, चलिए वापस शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर में मात्र फैला हुआ है, लेकिन यहाँ जैव विविधता भरपूर है। अगर छत्तीसगढ़ में इसे जैव विविधता का स्वर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में एक शोध में यहाँ पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के अगर तितलियों के संख्या को देखा जाए तो सबसे अधिक प्रजाति की तितलियां कांगेर घाटी में मौजूद हैं। लगभग 250 प्रकार की तितलियां यहाँ मौजूद है, यानी एक बटरफ्लाई पार्क जो है वो यहाँ विकसित किया गया है, और उसके भीतर से ये जानकारी सामने आई है। इसमें 20 ऐसी प्रजातियां तितलियों की जो विलुप्त प्राय हैं, यानी बिल्कुल संकटग्रस्त जिसे कहते हैं, या गायब होने की कगार पर वो हैं। इसके अलावा 40 अलग अलग प्रजाति के पक्षी भी हैं यहाँ। और अगर बात करें तो यहीं आपको रिसस नाम का बंदर भी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें यहीं उड़न गिलहरी भी पाई जाती है, और तमाम और अलग अलग तरह के जीव जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जैव विविधता के एक बड़े केंद्र के रूप में से देखा जा रहा है, वो भी तब जब इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर चारागाह की भारी कमी है। चारागाह क्या होता है? वो जगह जहां वन्य जीव जंतु जो हैं आसानी से अपना शिकार पा सकें, या जो अगर शाकाहारी हैं तो अपने लिए भोजन पा सकें। इसकी कमी होने के बाद भी यहाँ जैव विविधता पाया जाना ये एक अविश्वसनीय सी बात हो जाती, लेकिन यहाँ मौजूद तो है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। फिर चाहे वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर पड़ने वाले अलग अलग जलप्रपात हों या गुफाएं हों, इस पर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। बस ये जान लीजिए कि
आज तितली उद्यान पर बात निकल करके आई थी, समाचार पत्र में यही दिया हुआ था। फिर बात करते हैं उदंती अभ्यारण्य की। उदंती अभ्यारण्य, ये भी आपको पता ही है कि उदंती सीता नदी वाला जो टाइगर रिजर्व है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है, उदंती अभ्यारण्य जिला गरियाबंद में। यहां अभी क्या होने वाला है, तो यहाँ जो वन्य पशु है हमारा राजकीय वन्य पशु यानी कि वन भैंसा, तो आप उसके बारे में जान रहे हैं कि उसकी संख्या बहुत कम है और उस पे लगातार संख्या बढ़ाने का प्रयास जारी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहली बार कृत्रिम गर्भाधान विधि इस अभ्यारण्य में जो एरिया है वन हमारे राजकीय पशु के संरक्षण का, वहां कृत्रिम गर्भाधान विधि अपनाई जा रही है। इसमें दीप आशा नाम की जो वन भैंसा है, जो कि जाहिर सी बात है फीमेल, और मेल जो है छोटू नाम है उसका, और इन दोनों के द्वारा एक नए बछड़े को जन्म देने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें IVF तकनीक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक अपनाई जाएगी जिसके माध्यम से ये संभव हो सकेगा। वैसे दीप आशा के बारे में ये जान लेना भी जरूरी है कि दीप आशा क्लोन बछिया है। क्लोन बछिया, इससे पहले आशा नाम की वन भैंसा और उससे क्लोन करके दीप आशा को बनाया गया था। तो पहली बार है कि किसी क्लोन भैंस पर IVF तकनीक अप्लाई की जाएगी और अगर ये सफल होता है तो छत्तीसगढ़ के लिए एक खुशहाली भरा समाचार हो सकेगा। फिर बात करते हैं नरहरा धाम की। नरहरा धाम धमतरी में है। धमतरी का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बनकर के उभर रहा है नरहरा धाम। वैसे तो ये एक जलप्रपात क्षेत्र है और वहां पर मौजूद भगवान शिव के मंदिर के कारण काफी इस जगह पे चहल पहल बनी रहती है। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय भी रही। तो भाई ये समाचारों में रहा। एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जारी रहें तो प्लीज मेरा उत्साह बढ़ाने का तरीका आपको पता है, वो लाइक का बटन होता है, वो दबाना होता है और आप मेरा उत्साह वर्धन कर सकते हैं। और काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं उन सबका धन्यवाद कहना भी चाह रहा था। और एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि भाई हमने कोरोना को इतना लाइटली लिया है कि हम उस हालात पर आ गए हैं कि फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ चले। तो भाई इस बार थोड़े से सावधान रहिए। इस बार कोशिश करें कि आपकी तरफ से ऐसी कोई हरकत ना हो कि प्रशासन अपने हाथ पूरी तरह से खड़े कर दे। बचिए, सुरक्षित रहिए, आगे भविष्य भी बनाना है भाई, कि कोरोना के साथ ही आंख में चौली खेलते रहना है। चलिए मुलाकात करते हैं।